बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है तमाम दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। फिज़िक्स 101 PHY 101 की असाइनमेंट नंबर 2 है, उसका सोल्यूशन जो मैं अपलोड करने लगा हूँ। सोल्यूशन की तरफ जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपको ये सोल्यूशन टाइप फाइल में चाहिए तो ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है, ठीक है। और ये आपको व्हाट्सएप से मिलेगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा होगा, वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये सोल्यूशन हासिल कर सकते हैं। कंडीशन यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी होगा। सोल्यूशन इजी है, कोई टफ नहीं है। कुछ इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन में पहले इंस्ट्रक्शन ये है कि जी ये चैप्टर नंबर 16 से 38 इसके दरमियान जो वीडियो लेक्चर्स हैं ना, जो ये वाले हैं, मतलब 16, 17, 18 ये वाले वीडियो लेक्चर्स में से लिया गया है। नंबर 2, इसकी जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि जी आपकी फ़ाइल जो है वो MS वर्ड डॉक की फाइल फॉर्मेट में होनी चाहिए। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है इज इट ट्रू और रॉन्ग टू से दैट करंट डिक्रीजेज व्हेन पासेस थ्रू a resistor and then increases again upon exiting. Provide a good argument for your answer whether it is yes or no. क्वेश्चन सिंपल सा है। वो ये पूछ रहा है कि जी आपने एक सर्किट में करंट छोड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब करंट के आगे उस सर्किट में आपने एक रेजिस्टर लगाया हुआ। रजिस्टर की एक इनपुट होती है और एक आउटपुट साइड होती है। अब जो इनपुट साइड के ऊपर जितना करंट है, क्या आउटपुट साइड के ऊपर भी उतना ही करंट होगा? अगर होता है तो बताएं, अगर नहीं होता तो भी बताएं। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन कुछ इसका ये है कि जी ये जो स्टेटमेंट उसने कही है ना कि जी करंट इक्वल होता है, वो गलत स्टेटमेंट है। कि जो करंट है वो द स्टेटमेंट करंट डिक्रीजेज व्हेन पासेस थ्रू अ रेजिस्टर एंड देन इंक्रीजेज अगेन अपॉन एग्जिटिंग इज रॉन्ग। कि मतलब रेजिस्टर से करंट गुजर रहा है तो वो डिक्रीज हो रहा है, और जब बाहर निकल रहा है तो वो इंक्रीज हो रहा है। ये गलत है। द करंट डज नॉट डिक्रीज व्हेन इट पास थ्रू अ रेजिस्टर। करंट जो है वो डिक्रीज नहीं करता जब वो रेजिस्टर से गुजरता है। तो फिर रजिस्टर करता क्या है, फिर हम लगाते क्यों हैं? सिंपल सी बात है। रजिस्टर जो होता है वो वोल्टेज को ड्रॉप करता है, वो वोल्टेज को ड्रॉप करता है। अब आपने कभी देखा होगा कि एक बल्ब होता था कभी पुराने जमाने में येलो कलर का, अब भी होता है, लोगों के पास लगे हुए हैं। वो कुछ 100 वाट का होता था, कोई 200 वाट का, कोई 60 वाट का होता था, ठीक है ना। अब उसकी जगह पर रिप्लेस हो गया एनर्जी सेवर। करंट तो उतना ही आ रहा है, 220 आ रहा है। सबके घरों में वोल्टेज जो है वो 220 आ रहे हैं, लेकिन वो जो 60 वाट का बल्ब होता था और 100 वाट का और जो 12 वाट का आजकल जो LED बल्ब निकले हुए हैं, आप देखेंगे कि LED बल्ब का अगर आप सर्किट निकालेंगे तो उसमें आपको एक रेजिस्टर मिलेगा। वो रेजिस्टर का मकसद ये होता है कि वो वोल्टेज को ड्रॉप करता है, करंट को ड्रॉप नहीं करता है। करंट तो 220 रहना है, लेकिन वो वोल्टेज को ड्रॉप कर रहा है, ठीक है ना। अब जब वो वोल्टेज को ड्रॉप कर रहा है तो फिर आपका बल्ब रोशन होगा। अगर आप उसको पूरे वोल्टेज दे देते तो आपका बल्ब फ्यूज हो जाएगा। अच्छा, आगे चलते हैं। द रेजिस्टर सिंपली अपोज द फ्लो ऑफ करंट विच कॉज वोल्टेज टू ड्रॉप अक्रॉस अ रेजिस्टर। रेजिस्टर का काम क्या होता है कि वो फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है, रोकता है, करंट को कम नहीं करता। जब वो वोल्टेज को करंट को रोकेगा तो वोल्टेजेस जो हैं वो ड्रॉप होंगे, ठीक है। इसका एक रिलेशन है V इज इक्वल टू आई आर। इसको हम ओहम लॉ कहते हैं। V इज इक्वल टू आई आर को क्या कहते हैं? ओहम लॉ कहते हैं। इसमें V वोल्टेज होता है, I करंट होता है और R रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर होता है। अब
आगे वो ये कह रहा है कि इफ द रेजिस्टेंस इंक्रीज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर विल इंक्रीज। देखे ना, रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि अपोज करना, रोकना किसी चीज को। मिसाल के तौर पर आप जब स्कूल का गेट खोलते हैं, मतलब जब आपके स्कूल में छुट्टी होती है तो स्कूल का गेट खोलते हैं। अब स्कूल का गेट अगर तो आपने बड़े वाला खोल दिया है तो बच्चे ज्यादा बाहर निकल जाएंगे, ठीक है ना। और अगर आपने उसका छोटा दरवाजा जो होता है स्कूल के गेट का वो ओपन किया है तो वो जनाबे वाला बच्चे जो है वो कम बाहर निकलेंगे, एक एक करके दो दो करके निकलेंगे, तो वो अपोज कर रहा है। अब वो जो गेट का छोटा दरवाजा है वो एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसी तरह अगर स्कूल की दीवार ही ना हो तो बच्चा जिधर को मर्जी मुंह उठाए और भाग जाए, ठीक है ना, तो फिर वो और चीज हो जाएगी। अच्छा जी, here is the analogy that help you understand the concept imagine। अच्छा, अब इसकी मिसाल जो मैंने स्कूल वाली दी है उसी तरह की एक मिसाल ये रिवर वाली भी है। आप इसको कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, रीड कर लें, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बता दी है। इसका कंक्लूजन जो है वो ये है, द करंट डज नॉट डिक्रीज व्हेन पासिस थ्रू अ रजिस्टर, द करंट इज द सेम बिफोर एंड आफ्टर द रजिस्टर, द रजिस्टर सिंपली अपोज द फ्लो ऑफ करंट। वही बात ना कि अब एक स्कूल की तादाद जो है वो 220 बच्चे हैं, ठीक है ना, तो गेट में से 220 नहीं निकलना है ना। अब चाहे आप बड़ा गेट खोल दो या छोटा गेट खोल दो तो निकलना तो 220 नहीं है। लेकिन अगर आप छोटा गेट खोलोगे तो थोड़ा सा अपोजिशन होगी, उनको रुकावट पैदा होगी बाहर निकलने में। लेकिन अगर आप बड़ा गेट खोल दोगे तो वो जल्दी से बाहर निकल जाएंगे। वही चीज है, विच कॉज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर। अच्छा जी, ये था जी आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है, वो कहता है यूजिंग द लॉ ऑफ फिजिक्स एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट, व्हाई डू वेव चेंज पाथ व्हेन देयर स्पीड चेंज, एक्सप्लेन द फिनोमेना फॉर इंस्टेंस यूजिंग अ मैकेनिकल कंपैरिजन ऑफ इन अ फोटो शो। ये एक फोटो दी हुई है उसने, इसको आप खुद क्वेश्चन है इसको रीड कर लीजिएगा मजीद, क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है। अच्छा, क्वेश्चन का 2 का सोल्यूशन ये है, द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेव व्हेन देयर स्पीड चेंज इज फिनोमेनन एज नोन एज रिफ्रैक्शन व्हाइल मूविंग फ्रॉम अ सिंगल मीडियम टू एन अदर। देखें, अगर आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं, वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो उसकी जो डायरेक्शन है वेव की वो चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इस फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। अ चेंज इन वेव स्पीड एंड वेवलेंथ अकर्स along with refraction or behinding of their path. As a result, changing the media or its attributes will affect the wave speed। जब आप कोई भी मीडियम या कोई भी स्पीड वगैरह चेंज करते हो तो वो वेव की स्पीड को चेंज कर देता है। एज अ रिजल्ट, वेव मूविंग थ्रू वन मीडियम टू into another will refraction. The initial path is straight and the medium is dry road. When it enters the water ice, it change its speed and path due to phenomenon of a refraction as in see in the given image। वही बात कि अगर आप एक ड्राई रोड के ऊपर चल रहे हो, ठीक है ना, अब जब आप ड्राई रोड के ऊपर चल रहे हो तो आपकी स्पीड जो है वो कम होगी। आप एक चढ़ाई से नीचे उतर रहे हो, ठीक है ना, तो आपकी स्पीड कम होगी। लेकिन अगर वहां पर स्नोफॉल हुई है, बर्फ पड़ी हुई है, तो आपकी स्पीड ब्रेक लगाने से भी कम नहीं होगी, वो तेज होगी। और यही बात है। अच्छा जी, आगे क्वेश्चन नंबर 3 में वो ये कहता है कि जी अ फिजिक्स स्टूडेंट asserted that he had determined that a substance material had a refractive index of 0.85. Give your professional judgment on this claim. Give good argument to oppose it or negate it. अब वो कहता है कि जी एक स्टूडेंट है,
जिसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी सब्सटेंस का फाइंड आउट किया है 0.85। अब आपने इसके ऊपर आर्गूमेंट देना है कि क्या उसने जो सब्सटेंस का फाइंड आउट किया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या वो ठीक है या गलत है। तो चलते हैं उसकी तरफ। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सब्सटेंस इज मेजर ऑफ हाउ मच इट स्लो डाउन लाइट। किसी भी सब्सटेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, वो ये बताता है कि जी वो लाइट की स्पीड से कितना कम है, उसकी स्पीड है या कितना स्लो है। द हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द मोर द लाइट इज स्लो डाउन। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1.0003, वाटर इज 1.333, ग्लास इज दिस एंड डायमंड इज दिस। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 0.85 इज नॉट पॉसिबल, मुमकिन नहीं है ये। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी सब्सटेंस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, या तो एक होना चाहिए या एक से ज्यादा होना चाहिए। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1 देन लाइट वुड बी ट्रेवल फास्टर इन द सब्सटेंस देन इन वैक्यूम। अच्छा, ये वाला सेंटेंस जो है ना, ये वाला, इसको जरा समझ ले कि जो स्पीड लाइट ऑफ स्पीड होती है ना, वो खला में सबसे ज्यादा होती है वैक्यूम में, ठीक है ना। अगर तो उस सब्सटेंस की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एक से कम हो जाता है तो फिर तो फिनोमेना ही गलत हो गया ना। जो साइंसदानों ने प्रूव किया वही गलत हो गया कि जी खला में लाइट की स्पीड सबसे तेज होती है, तो वो तो फिर ऐसा हो गया कि जी उस सब्सटेंस में लाइट की स्पीड सबसे तेज होगी, वैक्यूम में उसकी स्पीड जो है वो कम होगी, ठीक है ना। दिस इज नॉट पॉसिबल एज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज द फास्टेस्ट स्पीड दैट लाइट कैन ट्रेवल। वही बात जो मैंने पिछले सेंटेंस में आपको बताई। देयरफॉर द फिजिक्स स्टूडेंट क्लेम दैट ही और शी हैड डिटरमाइंड दैट द सब्सटेंस हैड अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 0.85 इज नॉट पॉसिबल। देयर इज नो सब्सटेंस दैट हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 0.85 कि उसने जो एक्सपेरिमेंट करके 0.85 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला है ना, वो उसने गलत निकाला हुआ है। सिंपल सी बात, कोई भी ऐसा सब्सटेंस नहीं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक से कम या एक के इक्वल ना हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट पोर्शन या परसेंटेज ऑफ दिस आइसबर्ग लाइज बीनीथ द सरफेस ऑफ द वाटर। यूज द डेंसिटी वैल्यू लिस्टेड इन द फिगर। यूज द लॉ ऑफ फिजिक्स टू कंप्यूट इट। अच्छा, अब हमारे पास उसने कुछ वैल्यूज दी हुई हैं डेंसिटी की। एक तो उसने हमें डेंसिटी की वैल्यू दी है 977 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और वाटर की उसने डेंसिटी दी हुई है हमें 1090 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। द परसेंटेज ऑफ एन आइसबर्ग दैट लाइज बीनीथ द सरफेस ऑफ वाटर कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग अर्शिमिदस प्रिंसिपल। ये एक प्रिंसिपल है जो हमने 9th या 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। इसको अर्शिमिदस लॉ कहा जाता था या असूल अर्शिमिदस कहा जाता था, ठीक है ना। इसमें यह होता था कि जो सब्सटेंस आपने पानी में डिप किया हुआ है ना, वो पानी में डिप क्यों नहीं हो रहा है, उसके बारे में ये डिस्कस होता था। अर्शिमिदस प्रिंसिपल स्टेट दैट बॉन्ड फोर्स ऑन अ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेड बाय द ऑब्जेक्ट। अर्शिमिदस का असूल जो था ना, वो ये था कि मिसाल के तौर पर आपने अगर एक सब्सटेंस को पानी के अंदर डिप किया है, मिसाल के तौर पर आपने लकड़ी को डिप किया हुआ पानी के अंदर, अब लकड़ी पानी के अंदर डूब क्यों नहीं रही है? उसकी वजह ये थी कि जो लकड़ी के जो सरफेस थी ना, उसके नीचे जितना पानी आ रहा था ना, उसका प्रेशर और उसका वॉल्यूम जो होता था ना, वो ज्यादा होता था लकड़ी के वॉल्यूम से या लकड़ी के वेट से, तो इस वजह से वो नहीं डूबती थी। इसी तरह ही आप एक नीडल को डिप करते हो पानी में, तो वो 1 सेकंड नहीं लगाती और ठक करके जाके तह में गिर जाती है। क्यों? क्योंकि नीडल की जो नोक होती है ना, वो ब्रीक होती है, उसने कम अपने नीचे जो है वाटर लेना होता है। लेकिन जब आप नीडल को गौर करोगे तो नीडल पीछे से मोटी होती जाती है, मतलब वेट उसका ज्यादा हो जाता है।
जबकि जो पानी की वैल्यू होती है, जो उसने पानी अपने नीचे स्टोर करना होता है, वो कम होता है, इसलिए वो डिप हो जाती है। द डेंसिटी ऑफ आइस जो है वो हमारे पास है जी 977 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड द डेंसिटी ऑफ वाटर दिस है, देयर फॉर द बाउंड फोर्स ऑन द आइसबर्ग इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग सबमर्ज्ड इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। The weight of the iceberg is equal to the volume of the iceberg multiplied by the density of ice. Therefore, the weight of the iceberg is equal to weight of iceberg हमारे पास क्या होगा जी, total volume of iceberg into density of iceberg. According to Schmidt's principle, the buoyant force on an iceberg is equal to the weight of the iceberg. Therefore, we can write the following equation: volume of iceberg submerged into density of water is equal to total volume of iceberg into density of ice. ठीक हो गया जी। अब we can solve the volume of iceberg submerged by dividing both side equation by density of water. इधर भी density of water है, इसको इस देखे ना, इस डेंसिटी ऑफ वाटर को अगर आप इस साइड पे ले जाते तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग सबमर्ज्ड आ जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ आइस सबमर्ज्ड जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग इनटू डेंसिटी ऑफ आइस ओवर डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो अब हमने सिंपल जो हमारे पास वैल्यूज हैं वो पुट कर देनी है। तो दिस इक्वेशन टेल अस द वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग सबमर्ज्ड इक्वल टू 89.2% of the total volume of iceberg. Therefore, about 89.2% of iceberg lie beneath the surface of the water. ये तो था जी आपका आज का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी इशू हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल सकता है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको व्हाट्सएप नंबर नहीं मिलता तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको ना मिले, लेकिन मिल जाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप करें, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर लिखा है, वहाँ पर व्हाट्सएप करें तो आपको ये असाइनमेंट जो है ये आपको टाइप फाइल में मिल जाएगी। लेकिन कंडीशन यही है कि चैनल सब्सक्राइब किया हो। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज़।